हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है शहरी नक्सलवाद को रोकने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया एक विधेयक है। ठीक है, ऐसा ही एक विधेयक जुलाई में इस साल जुलाई में भी पेश किया गया था, हालांकि वो पास नहीं हो सका है। तो पुनः जो है इस विधेयक को पेश किया गया है और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, वहाँ की जो विधायिका की स्टैंडिंग कमेटी है, उसको भेज दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। दूसरा मुद्दा है वह यह है कि ट्रंप द्वारा परसों एक भारत को लेकर एक पारस्परिक टैरिफ लगाने की जो है धमकी दी गई है या बात कही गई है। एक्चुअली में कहा जाता है धमकी दी गई है, जब पूछा जाता है कोई बात, मीडिया पत्रकार उससे पूछ रहे थे तो उदाहरण के रूप में कहा कि कई सारे देश हम पे बड़ा टैरिफ लगाते हैं तो हमें भी जवाब में उतना टैरिफ लगाने पड़ता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने को लेके। तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेंगे, क्या मामला है, ट्रंप इस तरह की पारस्परिक टैरिफ की बात क्यों करते हैं, इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा समाचार है कि गंगा डॉल्फिन एक है, गंगा रिवर और उसके सहायक नदियों में पाई जाने वाली, गंगा और सिंधु के सहायक नदियों में पाई जाने वाली जो है डॉल्फिन है, और ये संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय है और भारत में 1900 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है 72 के तहत ये प्रोटेक्टेड है। इसको प्रोटेक्शन को लेकर कई सारे प्रोग्राम किए गए हैं और प्रोजेक्ट डॉल्फिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार शुरू किया गया। उसके एक अंक में अब इसकी सैटेलाइट जो है टैगिंग की जाएगी, जो डॉल्फिन है उनकी सैटेलाइट टैगिंग की जाएगी, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि डॉल्फिन के आवास को लेकर कहाँ जाती है, कैसे प्रवास करती है, क्या उनके सामने थ्रेट रहता है, उन पर निगरानी करने में आसानी होगी। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ये नक्सलवाद या वामपंथ, चरमपंथ या माओवाद, ये जो भी कुछ कहिए, एक जो इसकी है कि ये वामपंथी विचारधारा आधारित चरमपंथी विचारधारा है। यह भारत में एक अलग तरह की व्यवस्था, शासन व्यवस्था अपनाना चाहती है, जन लोकतंत्र। और वो जन लोकतंत्र बंदूक की ताकत से आएगा या सत्ता के जरिए या शक्ति संघर्ष के जरिए आएगा, और वो इस क्रम में हमारे जो संसदीय लोकतंत्र है उसको कहते हैं ये छलावा है, और उसके तरह वो जन लोकतंत्र लाना चाहते हैं जैसा चीन में है। और ये काफ़ी समय से नक्सल से शुरू हुआ, नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, और वहाँ से कई सारे चरणों में पहुँचते पहुँचते कभी ये भारत के पहले के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम इसे मार्च 2026 तक समाप्त कर लेंगे। तो वो वहाँ से पूरा दौर चढ़ा है। उसमें एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल में और पिछले 8-5-7 सालों में देखी जा रही थी और उसके पहले भी देखी जा रही थी कि नक्सलियों का एक शहरी क्षेत्रों में एक TUF बन गया है, टैक्टिकल यूनिट फ्रंट, या उनका एक कह सकते हो कि शहरों में एक बेस बन गया है, जो कहीं ना कहीं नक्सलियों को वैचारिक आधार पर मदद करते हैं, लॉजिस्टिक सहयोग करते हैं, पैसे रुपए का सहयोग करते हैं। अगर कोई नक्सली, हार्डकोर नक्सली जो है घायल हो जाता है तो उसे जो है उसकी मदद किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में शहरी नक्सलवाद का प्रभाव का कारण बढ़ रहा है। इसको लेकर भारत सरकार ने भी कई बार की है। महाराष्ट्र सरकार में भी भीमा कोरेगांव और इसके मामले को लेकर वहाँ की सरकार भी इसको लेकर चिंतित है, और उसने जो है इसको लेकर अपने यहाँ पे एक अलग से कानून लाने की पहल की है, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की विशेष परिस्थितियों को, महाराष्ट्र सरकार को एम्पावर करेगी। हालांकि UAPA के तहत भी सरकारें एम्पावर हैं किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल करने के लिए, लेकिन ये स्पेशल महाराष्ट्र सरकार की अपनी योजना है। तो आइए जरा से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मामला है। तो देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा, उसमें महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, इसके नाम से जो है एक विधेयक पेश किया, और साथ ही साथ इसे संयुक्त चयन समिति को भेज दिया गया है, जहां पे सभी विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर से इसे रखने के बाद फिर से जो उसका राय होगा, उसको फिर से विधेयक के रूप में जो भी चेंज आएगा, क्या आएगा, उसको लेकर सरकार फिर से मानसून सत्र में इसे पेश करेगी।
और ये जो लाया गया है ये पहली बार नहीं लाया गया है, इसके पिछले सत्र में, मानसून सत्र में भी लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका है। और इसमें जो मेन है कि शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की जो बढ़ती मौजूदगी है उसके निपटने को लेकर इसमें व्यापक रूप से कानून बनाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य कहता है कि नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नक्सली संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी इसकी मौजूदगी बढ़ रही है। ये फ्रंटल संगठन सशस्त्र नक्सली कैडरों को लॉजिस्टिक और सुरक्षा देते हैं और नक्सलवाद के इस खतरे से निपटने के लिए मौजूदा कानून अप्रभावी और अपर्याप्त है, इसलिए इसे लाने की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया कि नक्सलियों के जब नक्सलवाद भारत में बढ़ रहा था तो उसको नक्सलवाद जो है कहीं ना कहीं माओवाद भी कहा जाता है, और वो माओ की विचारधारा से प्रभावित है। माओ की उनकी साम्यवादी विचारधारा तो चलो जो है ही है, उसके साथ साथ वो उनकी तकनीक भी लेता है, वो गुरिल्ला वारफेयर की। और गुरिल्ला वारफेयर 3 तरह के प्रोटेक्टेड युद्ध की बात करता है, जब गुरिल्ला कमजोर रहते हैं, जब गुरिल्ला थोड़े ताकतवर हो जाते हैं, और जब गुरिल्ला एक काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं। तो उस दौर में उसने बताया था कि पहले धीरे धीरे जो है रिमोट एरिया में अपने काज को, अपने संगठन को खड़ा करने की ज़रूरत है, छिप के हमला करो, लोगों से सहानुभूति रखो, लोगों के मामले को उठाओ। फिर जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ती जाए, लोगों को अपने से जुड़ाव रखना चाहिए, दूसरे चरण में आता है वहाँ पे सेनाओं से या व्यवस्था से सीधे टकराव करो, और फिर जब और ज़्यादा ताकतवर हो जाओ तो जब पूरी तो सीधे क्रांति की बात कर देती, जैसा उसने चीन में किया था। उसी दूसरे चरण के रूप में उसने कहा था कि आपको शहरों में भी अपने संगठन, फ्रंटल संगठन बनाने होंगे, जो आपको आपकी विचारधारा को जो है वहाँ के युवाओं में करें, आप वहाँ से सूचनाएं आपको मिले, आपको वो कवर अप दे सके, मीडिया का ध्यान यानी प्रोपेगेंडा फैलाने में वो सब मदद कर सके। ये सब माओ ने बताया है, उसी पर ये सी चीज़ें चल रही थी। तो भारत में भी जब नक्सलवाद चल रहा था तो जो उसके चरण में बढ़े, उसने 2 तरह के संगठन मेनली देखिए गया। एक टैक्टिकल यूनिट फ्रंट बोला गया विशेषज्ञों द्वारा, सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा, एक स्ट्रेटेजिक यूनिट फ्रंट। जो स्ट्रेटेजिक यूनिट फ्रंट है उसमें क्या होता है कि भारत भर में जितने तरह के भारत विरोधी तत्व है या सरकार विरोधी तत्व, आप ऐसे कहें, भारत विरोधी भी होंगे और सरकार विरोधी तत्व है जो सरकारों से या भारत से लड़ रहे हैं, उनका आपस में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता था जिनमें आपस में एक दूसरे से मदद होती। इसलिए पाकिस्तान की ISI, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या उल्फा या नक्सली, इनके सबके आपस में जो है जुड़ाव थे। 2006 से लेकर 2008-10 के बारे में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये तो एक चलो बाहरी और भी जो संगठन काम कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा उनका खुद का अपना संगठन था जिसे वो कहते थे टैक्टिकल यूनिट फ्रंट, जिसे नाम दिया जाता है। एक्चुअल में वो शहरी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो शहरों में उन्हें रणनीतिक रूप से मदद देते थे, टैक्टिकल रूप से मदद देते थे। जैसे उनके लिए उनकी विचारधारा को बढ़ावा देने की आगे चीज़ें, जिसमें आपके संसदीय लोकतंत्र को भला बुरा कहने की बात की जाएगी, उसमें सारी कमियां गिनाई जाएगी, नक्सलियों को लेकर लेख लिखा जाएगा, उसमें कुछ प्रोफेसर विद्वान होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे भी, कुछ वकील होंगे जो आपके केस लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है टैक्टिकल यूनिट फ्रंट के रूप में वो चल रही है। कुल मिला के वह आप अगर देखिए तो एक मूवी है, उसमें चक्रव्यूह करके मूवी है, उसमें चक्रव्यूह है या कुछ और नहीं है, मतलब है उसी तरह की मूवी। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से टैक्टिकल यूनिट फ्रंट शहरों स्तर पे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। और इन्हें रोकने के लिए, चूंकि ये दिखने से तो सामान्य है, आपको लगेगा कि अरे यार विचारधारा लिख रहे हैं, कोई साहित्य कर रहे हैं या कोई किसी के संगठन के लिए कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो आप अब उनके लिए क्या करोगे? UAPA के जो वर्तमान कानून है वो उन पे लगाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो कोर्ट में जाके फिर उनके लिए प्रूफ होना पड़ेगा कि वाकई में उन्होंने हिंसा में उसको साथ दिया है, डायरेक्ट किया है। तो उसको लेकर कोई विशेष प्रावधान की जरूरत है, और उसी लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे लाने का पहल की है, पहल जो है व्यवस्था की है। देखिए इसमें क्या है कि नक्सलियों के जो जब्त साहित्य मिले थे, जब पीछे किया गया, तो महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क के सुरक्षित घर और शहरी ठिकाने मिलने शुरू हो गए थे। नकली संगठन और उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियां उनके संयुक्त मोर्चे के TUF के माध्यम से आम जनता के बीच अशांति पैदा करके
संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार करके किया जा सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जा सकता है। इस उद्देश्य से ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू किए गए थे, जिन्हें अर्बन नक्सली या शहरी नक्सली कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रमुख प्रावधान है, इनको अगर हम देखें तो देखिए 4 तरह के अपराध, इसमें मेनली 4 तरह के अपराध हैं। जैसे देखिए, किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है किसको? सरकार को। और इसमें 4 अपराध निर्धारित किए गए हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। पहला, किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य होने के लिए, यानी सरकार ने जिससे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया, अनलॉफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसका अगर कोई सदस्य बनता है तब दोषी, इसके लिए दंड है। सदस्य न होने पर भी किसी गैरकानूनी संगठन के लिए धन जुटाने के लिए, किसी गैरकानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन के सहायता करने के लिए, या कोई गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, ये 4 तरह के अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे इसके तहत जो है दंडित किया जा सकता है। और दंड भी जो है 2 साल से 5 साल तक की सजा है और साथ ही में 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना है। इसमें जो गैर कानूनी भी गतिविधि करते हैं तब दंड सबसे कठोर है और 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। साथ ही में ये संज्ञेय अपराध है, यानी संज्ञेय अपराध है मतलब पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, सीधे गिरफ्तार कर सकता है, और साथ ही में ये गैर जमानती अपराध है। तो ऐसे में ये एक संगठित जो है इसके लिए मजबूत कानून लाया गया है। अब देखिए MSPS है, महाराष्ट्र स्पेशल प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक्ट है, ये 2024, और यूएपीए या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, वो भी इसी तरह के प्रावधान करता है। देखिए दोनों में जो है सबसे ज्यादा ये मुख्य आतंकवादी कानून है और नक्सलवाद के रोकने के लिए यूएपीए का काफी अच्छा तरह से प्रयोग किया जाता रहा है। अब यह कि इसमें थोड़ा सा अंतर है या समानता देखें तो यूएपीए भी राज्यों को गैर कानूनी संगठन बनाने के लिए करता है, यह भी एमएसपीसी भी यही अधिकार देता है, और प्रक्रियाएं भी लगभग वैसे ही है। जैसे यूएपीए के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण द्वारा राज्य की घोषणा की जाती है कि किसे गैर सरकारी संगठन घोषित किया जाएगा। इसमें भी है कि एक सलाहकार बोर्ड बनेगा 3 व्यक्तियों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या बनने के योग्य हैं उनके तहत। लेकिन थोड़ा अंतर है, यूएपीए में कोर्ट आदि ने कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं जिससे बचने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल अपने तरफ से जो है कर रहा है, और उसका कहना है कि कई सारे राज्यों में जहां पे नक्सलवाद है इस तरह के कानून हैं और उसके लिए हमें भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है। अब नक्सलवाद या माओवाद क्या होता है, तो जैसे हमने बताया कि नक्सलवाद या माओवाद एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उद्देश्यों से चलाया जाने वाला एक सशस्त्र हिंसक आंदोलन है जो कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा पर आधारित होता है और संसदीय लोकतंत्र की जगह जन लोकतंत्र की बात करता है। और यह जो है भारत की संसदीय एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के एक नवीनतम साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाने की बात करता है, माओ से तुंग की विचारधारा को अपनाता है। और इसमें ये अगर देखा जाए तो इसको अलगाववादी आंदोलन नहीं है। अलगाववादी आंदोलन जो होता है कि भारत से कि किसी हिस्से को अलग करने की बात की जाती है, यह जो है भारत के किसी हिस्से को अलग करने की बात नहीं करता है। ये हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसके जगह चीन जैसी जन लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की बात करता है। और देखा जाए तो ये संसदीय प्रणाली हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये उसके खिलाफ है, यानी ये भी हमारे संवैधानिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। लेकिन ये अलगाववादी आंदोलन यानी देश से अलग की बात नहीं, देश में अलग तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को अपनाने की बात ये करता है। अगर हम इसमें पूछे इसके उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसके उद्देश्य 2 हैं। अब तो खैर खत्म ही हो गया है या खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके 2 उद्देश्य थे। जो पहला और मुख्य उद्देश्य वही है, भारत में जन लोकतंत्र लाना है। जैसा कि चीन में लोकतंत्र है, जन लोकतंत्र वहां को भी कहता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना उनको बोलते हैं। तो वो जन लोकतंत्र यानी साम्यवादी पार्टी जो पार्टी है उसके माओवादियों के नेतृत्व में बंदूक की नली से निकली, यानी बंदूक से सत्ता या सशस्त्र क्रांति द्वारा जो वर्तमान व्यवस्था उसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर एक साम्यवादी व्यवस्था लाएंगे जिसको वो जन लोकतंत्र कहेंगे। और साथ ही साथ इसके लिए चूंकि लोगों का संघर्ष चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, तो वो दूसरा भी उद्देश्य रखते हैं। लेकिन दूसरा उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य है वो इसका साधन है। वो अपनी लड़ाई को कहेंगे कि वो लोगों के हितों के लिए है, लोगों के जल जंगल जमीन की बात है, उनके लिए करेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में लोगों की बात करते हुए वो सिर्फ अपने आप को
अपने अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये करना है, हमारे संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना है। यही कारण है कि इनके द्वारा कहते हैं जल जंगल जमीन और ताकत, जब सरकार इन्हें कुछ मदद करने की यानी उन क्षेत्रों में विकास आदि करने की कोशिश करती है तो ये उस विकास को तोड़ते हैं। पहले ये बात नहीं समझ पा रही, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जनता ये चीजें समझने लगी है कि ये जो माओवादी हैं या जो नक्सलवादी हैं ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारे हितों की बात करते हैं लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्यों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आप नक्सलवाद जहां से नाम आया, नक्सलवाड़ी के कानू सान्याल, चारू मजुमदार और जंगल संथाल, जो 3 लोगों ने नेतृत्व किया था, उन्हीं में से एक कानू सान्याल का 2003-4 का उनका स्टेटमेंट है, 2003-4 उनकी मौत के पहले का ही है, जो उन्होंने कहा था कि वो नक्सलवाद वो नहीं है जो हमने शुरू किया था। उनका तो ये था, इस पवित्र उद्देश्य के लिए था। कहते हैं कि यहाँ पे उद्देश्य के आधार पे चीजें बदल गई हैं, तो वही समझिए। इसीलिए जब उद्देश्य बदल जाते हैं ना तो जनता धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती है, और सरकार ने मल्टीप्लॉग अप्रोच अपना के लोगों को जोड़ने से, लोगों को विकास करने से, लोगों की जो वंचना है उसको दूर करने की, फिर जो है साथ ही साथ अच्छी पुलिसिंग, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे पहलुओं को एक साथ करते करते जो है चीज़ें अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ 4-5 जिलों में है, और देखा जाए तो ये नक्सलवाद से अभी भी मतलब जो क्षेत्रों में है, कहीं ना कहीं 8 करोड़ भारत के 8 करोड़ जो है लोग उस विकास से परे थे नक्सलवाद के प्रभाव से। ठीक है, तो चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है डोनाल्ड ट्रंप। ये अपनी जो है जब तक सत्ता में नहीं आया बंदा जो है कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहता है। कुछ दिन पहले अभी ऐसे ही पत्रकार इनके अपने मेंशन पे पूछ रहे थे कि भाई आपका जो टैरिफ है ये है क्या है, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक जो है आयात कर या उसमें कर की बात कर रहे थे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे भारत है, हम उसके यहाँ साइकिल भेजते हैं तो वो उस पर 100% टैक्स लगाते हैं, तो हम उनके यहाँ जो है वो हमारे यहाँ साइकिल भेजते हैं तो हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता है। तो ऐसे में हम भी पारस्परिक जो है कर लगाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, यानी अमेरिका आयात ज़्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, और उसको दूर करने के लिए हमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बात ट्रंप इसी तरह की, ये तो भारत को लेकर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की। अभी इसके पहले जो उनके सबसे बड़े व्यापार भागीदार हैं, अगर देखा जाए ट्रेड के, मैक्सिको है, कनाडा है, चीन है, उन पर भी टैक्स लगाने की बात की है, लेकिन वो दूसरे चीज़ों से, टैरिफ वाली जो बात की है वो दूसरे से। कनाडा और मैक्सिको के लिए तो कहा है कि जो आपके यहाँ से ड्रग्स आता है या सीमाओं पर आपका खुलापन है उसके लिए कहा है। चीन के लिए भी ड्रग्स के उत्पादन के लिए कहा है, और अलग से कहा है कि चीन पे हम 60% का टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि चीन को वो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ये उनकी अपनी व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसमें वो आप उसको आक्रामक व्यापार नीति कह सकते हैं, टकराव वाला व्यापार नीति कह सकते हैं, कि जो हम पे जैसा टैक्स लगाएगा हम उस पर वैसा टैक्स लगाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि ट्रंप की इन नीतियों के बावजूद भी उसका नुकसान जो है भारत को उतना नहीं पड़ेगा, या बहुत मिनिमम पड़ेगा, और भारत सरकार उसके लिए तैयार भी कर रही है कि ट्रंप के जो है ट्रेड कहाँ पे हम पे चोट पहुँच सकती है, कहाँ पे नहीं पहुँच सकती है। क्योंकि भारत के वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम ध्यान देंगे कि जिन क्षेत्रों में हमारे उत्पादकों को नुकसान नहीं होता उन क्षेत्रों पर हम टैक्स की दर कम कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में, लेन देन वाले जो लीडरशिप होते हैं उसमें ये चीज़ें चलती रहती है। आइए ज़रा सा देखें क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित या इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ संभावित व्यापार संघर्ष की स्थिति तैयार कर दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च कर लगाता रहा तो वह भी भारत पर इसी तरह का शुल्क लगाएंगे। ये और लगाना भी चाहिए भाई, हम अगर कहीं टैक्स लगा रहे हैं तो हम पे भी कोई टैक्स लगाए, इसमें बुरा क्या है। हाँ, निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारे संस्थाओं को पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए, पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप कह रहे थे कि भारत के कुछ खास अमेरिकी उत्पादों पर 100% तक कर सहित भारी शुल्क लगाने की आलोचना, और कहा कि अगर ये प्रथाएं जारी रही तो अमेरिका भी भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अभी क्या था कि वैसे तो WTO के नॉर्म्स के बाद जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति है कि आप अपने सबसे अच्छे देश के साथ जो भी व्यवहार करेंगे वही सबके साथ करेंगे, और आम तौर पे करों की दर कम है। लेकिन कुछ चीज़ों पे राज्यों को कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, जिसके कारण वो अपने उत्पादकों के और भी कमज़ोर उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं।
जैसे भारत ने ईवी में है या कोई गाड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग है तो उस पर हैवी टैक्स लगता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। टेस्ला जो है, अब जान ही रहे हैं, टेस्ला एलन मस्क ट्रंप के बिल्कुल ही समझ लीजिए कि आप दाहिना बायां जो भी हाथ मान ले, आँख कान नाक मान ले, या कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि मस्क और स्वामी ही मेन है और ट्रंप फ्रंटल है। मैं उस स्थिति पे नहीं जाता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि भाई मस्क की जो चुनाव, भारत के चुनाव हुआ था उसके पहले उसमें याद होगा कि वो भारत में आना चाह रहे हैं और यहाँ की टैक्स की दरें 100% है। तो उनकी जो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो टैक्स के कारण महंगी हो जाती हैं। तो भारत सरकार वो चाह रही थी कि कम करे, तो भारत ने कहा हमारे यहाँ बनाओ, चीन में बनाओगे तो हम नहीं कम करेंगे, हमारे यहाँ बनाओ तो हम कम कर दें, हमारे यहाँ वैसे भी टैक्स जो है वो सही चलेगा। तो अब इस चीज़ को इस तरह से भी देखना पड़ेगा हमें। और बाकी ये जान लीजिए कि जैसे ही आप जब व्यापार में जाते हैं तो ये सब चीज़ें आएंगी। आप कोई कर लगाओगे तो कोई आप भी कर लगाएगा, और ऐसा नहीं है कि ट्रंप के साथ पहले भी पहली बार ऐसा हो रहा है। याद है कुछ समय पहले हार्ली डेविडसन का मामला आया था, तो ट्रंप ने 2019 के मामला है, ट्रंप ने जो है अपना एक भारत को एक व्यापार तरहीज मिली हुई थी और सारे विकासशील देशों का था, तो भारत भी उसमें शामिल था, भारत को उसमें निकाल दिया। तो जब भारत को उसमें निकाल दिया तो भारत ने वहां से आने वाले सेव और जो अखरोट और जो उसको क्या कहते हैं बादाम, इन सब पे हैवी टैक्स लगा दिया। तो वहाँ के जो है व्यापारी, वहाँ के जो किसान उत्पादक थे वो कराने लगे। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। आइए देखते हैं कि ये जो विवाद का मूल कारण है भारत की उच्च टैरिफ दर है। निश्चित रूप से भारत की टैरिफ, अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा ये कहते रहे हैं, चुनाव के पहले भी कहते रहे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ अब्यूजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने उत्पादकों को बचाने को लेकर ये काम करते रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कई बार ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज जो हम कर रहे हैं ये किसी देशों ने नहीं किया है, खूब किया है। याद करिए हमारी जो है स्वतंत्रता की मतलब अंग्रेजों का शासन, साम्यवादी जो उपनिवेशवादी व्यवस्था, अंग्रेजों ने अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमारी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तशिल्प को, जो कि उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जानता, सिस्टमेटिकली ढंग से जानबूझ के हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने जो है उत्पादों को, अपने उत्पादकों को, अपने मैन्युफैक्चरर को वो संरक्षण दे रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें देशों द्वारा की जाती रही। तब क्या था कि वो फ्री थे। हम अभी क्या है कि WTO के दौर में हैं और जाहिर सी बात है कि कुछ भी करोगे तो थोड़ा सा हो ही जाता है। खैर, जब तक हमारा स्ट्रेचर कम था और विकासशील देश थे या गरीब देश के थे, उतना हमारा प्रभाव नहीं था, तो उतना कोई बहुत ध्यान भी नहीं देता था, चलो ठीक है यार इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रभाव बढ़ रहा है, लग रहा है कि आप जो है आज चौथे, पाँचवें, तीसरे की स्थिति में, पाँचवें तो है ही हैं, चौथे में, तीसरे की स्थिति में आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसको लेकर जो है हर कोई चाहता है कि आप भी कुछ कंसेशन दें। और वही चीज़ें यहाँ पे वो ट्रंप कहना भी चाह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं विशेष रूप से अमेरिकी वस्तुओं पर भारत की उच्च टैरिफ दर को उजागर किया, जिसमें मोटरसाइकिल, उपभोक्ता वस्तुएं जैसी पर 100% तक कर जो है इसमें शामिल है। ऐसी नीतियां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी व्यवसायों के लिए अनुचित खेल का मैदान बनाती है, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती। जैसे मैंने बताया ना, मोटरसाइकिल से बड़ा वो हार्ली डेविडसन को लेकर वो देखो, ट्रंप क्या है ना कि वो मानो चाहे ना मानो, वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उसको लेकर वो जहां पे भी उनको लगता है कि अनुचित हो रहा है, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहे, ये यूरोपीय देशों के लिए भी कह रहे हैं हम उनके यहाँ पे जो कारें हैं, जर्मन कारें हैं, उसको फ्री में बिना जीरो टैरिफ पे लाते हैं, और हमारे यहाँ की कारों पर, फोर्ड पे, उस पे वो 100% कर लगाते हैं, 130% कर लगाते हैं। तो ये चीजें हैं, उसको उसी नजरिए से देखा जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कूटनीति और व्यापार में पारस्परिकता शब्द या रेसिप्रोसिटी शब्द महत्वपूर्ण होता है। कोई अगर हमसे शुल्क लेता है तो क्या हम उसी के लिए उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं? लेना चाहिए, ऐसा उसने कहा है, और इसको लेकर भारत सरकार तैयार है। उसकी तैयारी कर रहा है कि कहां पे हम अमेरिकी कंपनियों को कहां छूट दे सकते हैं और कहां पे हम अपने उपभोक्ताओं को रियल में अभी बचाने की जरूरत है। तो ये बात ट्रंप को भी समझ में आएगा कि भाई ठीक है, हाँ उनके उपभोक्ताओं को बचाने की जरूरत है और कहां पे हमें छूट मिल रही है। जैसे हार्ले डेविडसन का भी मामला आया था, तो जिस श्रेणी की वो बाइक है, उस श्रेणी में तो हमारे यहाँ कोई बाइक बनाता ही नहीं है, तो हमारे उत्पादकों को बचाने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, सस्ता कर दो, 30% टैक्स करके, तब भी कौन से कितने लोग हार्ले डेविडसन ले रहे हैं, गई ना बीच बचा के। उससे अच्छा हमारे बुलेट वाले जो है वहां पे इससे अच्छा काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो खैर चलो, ये सब चल रहा है। इसमें देखिए क्या होता है पारस्परिक शुल्क से, कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयात पर समान शुल्क के जवाब में ये लगाया जाता है,
और अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाना जारी रखता है तो अमेरिका भी भारतीय वस्तुओं पर समान शुल्क लगाएगा और ऐसे में एक नया जो है व्यापार युद्ध चल सकता है। या तो कहते ना कि या तो हम भी कम करें तुम भी कम करो, या तुम भी बढ़ाओ और हम भी बढ़ाएं, फिर एक तरह से जो है समस्याएं यहां पे उत्पन्न होंगी। लेकिन इससे आप अगर देखा जाए तो ये जो ट्रंप का व्यापार का है, ये कहीं ना कहीं उसकी पहले चीन पे, फिर मैक्सिको पर, फिर कनाडा पे, अब भारत पे, फिर यूरोपीय यूनियन पे, ये सब जो कर रहा है उसके पीछे मेन वजह है कि अमेरिकी व्यापार घाटा को उसको कम करना है। अभी उसके यहाँ पे जो व्यापार होता है ना, व्यवसाय, वो उसको थोड़ा सा प्रतिस्पर्धी बनाना है और इसके लिए क्या है कि ट्रंप टैरिफ के जरिए वैश्विक व्यापार संघर्ष को अपने यहाँ व्यापार घाटा को कम करना चाहते हैं, लेकिन एक वैश्विक व्यापार संघर्ष को ये बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी तरह की जब चीनी वस्तुओं पर लगते हैं तो चीन लगाता है। अभी अमेरिका ने कहा कि हम चीन पे लगाएंगे तो चीन ने अमेरिका से कुछ चीन ने जो है अमेरिका को होने वाले कुछ रेयर अर्थ मेटल के जो है निर्यात पे प्रतिबंध लगाया। तो ये सब चीज चलेगी और ये जो चलेगी वो क्या है, व्यापार घाटे को पाटने की रणनीति है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को व्यापार असंतुलन को ठीक करने के एक उपकरण के रूप में ले रहे हैं और इसका मानना है कि उच्च आयात कर कंपनियों को विनिर्माण को अमेरिका में लाएगी। यानी जो कंपनी अगर कहीं और विनिर्माण कर रही है, अगर उस पर अच्छा टैरिफ लग जाएगा तो वो वापस अमेरिका में आ सकती है। उसमें से ज़्यादातर कंपनियां तो अमेरिकी कंपनियां हैं, वो सस्ते श्रम के लिए, सस्ते टैक्स के लिए वहाँ से गई हैं। लेकिन लोगों का कहना है ना, इसको इतना आसानी से समझना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। वैश्विक सप्लाई चेन इतना आसान नहीं है। आप अमेरिका में सिर्फ इसलिए कि टैरिफ दर से कोई चीज आ जाएगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें और भी कई सारी कारण है। बड़े पैमाने पे कहीं चीज हो रहा है, कहीं लेबर है, कहीं पे लेबर कानून है, कहीं पे जो है पर्यावरण की चीजें हैं। तो ये अमेरिका भले चाह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको बैकफायर भी हो सकता है, ऐसा अर्थव्यवस्था के लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई अमेरिकी कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहरी से एकीकृत हैं और उत्पादन को अमेरिका से वापस लाने में वर्षों लगेंगे और अल्पावधि में ये क्या हो जाएगा कि अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे, जहां पे महंगाई एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। देखिए, वालमार्ट और ऑटोजान जैसी कंपनी जो है वो कह रहे हैं कि हम अगर टैरिफ बढ़ा ही देता है तो हम वस्तुओं की कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो जब वो वस्तुओं की कीमत बढ़ाएंगे तो अमेरिकी लोगों को और भी ज्यादा उनका दाम है वो और भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है, जो पहले से ही करा रहे हैं वहां के उच्च इन्फ्लेशन रेट को कारण। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं। भारत को लेकर देखा जाए तो भारत को लेकर देखिए, एक तो है कि भारत, अमेरिका जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। 120 अरब डॉलर के आसपास हम व्यापार कर रहे हैं, चीन से भी लगभग इतना ही, कुछ कम ज़्यादा, और इस बार उम्मीद है कि 190 अरब डॉलर होगा। लेकिन मेन बात यह कि चीन से हमारा हाईली जो है ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम चीन को ज़्यादा डॉलर दे रहे हैं, वहाँ से मंगा ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे, जबकि अमेरिका के साथ हम अमेरिका को बेच ज़्यादा रहे हैं, मंगा कम रहे हैं। तो ये हमारे लिए फेवरेबल की स्थिति है और आगे भी हमारे, जैसे वो चीन पे जिस तरह कर रहा है, मैक्सिको पर जिस तरह कर रहा है, उससे हमें फ़ायदा होने की उम्मीद है। हाँ, हमें अपने व्यापार को कुछ उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी कंपटीशन में आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर व्यापारिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो कंपटीशन से कोई विकल्प नहीं होता, आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के जरिए आप विकसित हो सकते हैं। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो ट्रंप की टैरिफ वार है, क्योंकि उनका प्राइमरी जो देश है, जो टारगेट है वो चीन है, तो निश्चित रूप से हम पे भी टैरिफ लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमें छूट जाए, लेकिन ऐसा है कि उसका नुकसान हमको कम होगा, चीन को ज्यादा होगा, और उसके कारण हमारी कंपनियों को, जैसे अभी क्या है, 100 रुपए में जा रहा है, चीन से भी जा रहा है 90 रुपए में जा रहा है, या 100 रुपए में ही जा रहा हो, मान लो 195 में भी जा रहा हो, हमारा 100 में जा रहा हो, क्योंकि चीन अपने यहाँ सब्सिडी भी बहुत देता है। टैरिफ लगाएंगे तो मान लिया चीन पे 60% टैरिफ लगेगा तो 160 का हो जाएगा, हमारे पे 20% लगाओगे तो 120 का 130 का हो जाएगा, तो भी हमारे लिए मौका रहेगा कि हम वहां पे अपने को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एकाएक पूरा सप्लाई चेन उठ के अमेरिका में चला जाए, क्योंकि वास्तव में अमेरिका में चीजें उत्पादन करना बहुत महंगा है। आप ये समझिए इस चीज को, हर चीज वहां पे बहुत महंगा है, और ऐसे ही सप्लाई चेन, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, एक दिन में उठ के यहां से वहां नहीं चली जाती है। हाँ, माहौल तैयार होगा, लेकिन ऐसे ही एक दिन में उठ के यहां से वहां पे नहीं चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गंगा डॉल्फिन को लेकर पहली बार सैटेलाइट टैगिंग की पहल की गई है, और कहीं ना कहीं ये पहल जो है, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 से भारत सरकार ने शुरू किया है,
उससे इन डॉल्फिन के संरक्षण में मदद मिलेगी। गंगा डॉल्फिन एक सिंधु डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन को बहुत समय पहले तक तो एक ही माना जाता था। ये डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं जो काफ़ी मात्रा में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के सहयोगी नदियों में पाई जाती रही हैं। इनको सूस सूस आदि नाम से जाना जाता है और यह IUCN के या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के जो है रेड लिस्ट में जो है इंडेंजर या लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में पाई जाती हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये 1986 से प्रोटेक्टेड है और सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन वर्ष 2020 से चला रही है। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में हमारे लिए जो है इसको घोषित किया है ताकि इसके महत्व को दिखाया जा सके। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। असम में 18 दिसंबर को पहली बार गंगा डॉल्फिन या इसको प्लेटनिस्टा गैंगेटिका को सैटेलाइट टैग किया गया है, जिसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। पर्यावरण, जलवायु और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कहना है कि इस सैटेलाइट टैगिंग से गंगा डॉल्फिन के मौसमी और प्रवासी पैटर्न का, कहाँ तक वो वितरण करती हैं, उनके हैबिटेट का उपयोग कैसे होगा, इसको समझने में मदद मिलेगी। खास तौर से जो खंडित और अशांत नदी क्षेत्र है वहाँ पे ये कैसा बिहेवियर करती हैं, उनको ये समझने में हमें इससे मदद मिलेगी। गंगा नदी डॉल्फिन क्या होता है? ये तो डॉल्फिन की करीब 40 से ज़्यादा मौजूदा प्रजातियों की एक प्रजाति है। यह सिंधु नदी डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन 70 के दशक तक दोनों को एक ही माना जाता था। एक वयस्क डॉल्फिन का वजन 70 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम के बीच में होता है और उसमें नर थोड़ा छोटा होता है, मादा थोड़ी बड़ी होती है और ये मछलियाँ और अकशेरुकी आदि कई प्रजातियों को खाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूह में होती है, बड़ी शर्मीली होती हैं, इसलिए इनका अध्ययन नाव आदि के जरिए ना वैज्ञानिक बड़ा अध्ययन नहीं कर पाते, थोड़ा दूर दूर रहती हैं। हालांकि बचपन में तो मैंने गंगा नदी का तट का इलाके को मैंने बहुत देखा था, सूस बोला जाता है और हम लोग तो बहुत डरते थे, लगता था कि वो ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग उसको मगरमच्छ से समझते, सूस थी, बीच बीच में वो सांस लेने बाहर आती थी। इसमें कई देखिए, हिंदी में से सूसू, सूस, शोस, सूस, बंगाली में सुसुक, असमिया में हियो हियू, नेपाली में सूस, मतलब एक तरह से उसी तरह से, क्योंकि वो हवा लेती है ना, बाहर आके हवा लेती है, तो वो उसी तरह से इसको जाना जाता है। और इसे तो गंगा देवी का मतलब गंगा नदी को देवी माना जाता है, उनके वाहन के रूप में भी चित्रित किया जाता है। भारत में डॉल्फिन की जनसंख्या में गिरावट के जो कारण अगर देखा जाए, पहले बहुत बड़ी संख्या में रहती थी, लेकिन अब ये काफ़ी कुछ ही क्षेत्रों में रह गई हैं और IUCN की प्रोटेक्टेड लिस्ट में हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन के अनुसार यह प्रजाति अब अपने अधिकांश मूल वितरण क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी हैं। आज केवल 3500 से 5000 ही डॉल्फिन बची हैं। 90 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में लुप्तप्राय या इंडेंजर के रूप में है और इसका मतलब है कि जंगल में विलुप्त होने से बहुत अधिक जोखिम इनका है। जनसंख्या में गिरावट के पीछे कारणों के रूप में देखा जाए तो नदियों में बांध और बैराज बन जाते हैं, जिससे इनका परिवहन जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता है। आवास पैटर्न, भोजन की आपूर्ति, प्रजनन आदि में दिक्कत आती है। नदी की प्रदूषण भी इन्हें रहने योग्य नहीं रहने देती हैं। डॉल्फिन का उनके तैली वसा के लिए शिकार होता है, मछली पकड़ने के लिए जालों में फंस के ऐसे भी मर जाती हैं। नदियों के सूखने और कम नौगम होने के कारण भी इनके हैबिटेट का नुकसान होता है। संरक्षण के प्रयास देखें तो 80 के दशक से ही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने की कोशिश की गई थी, अब तक लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली है। प्रयास क्या क्या हुआ है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में से जोड़ा गया है। 1972 वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत 1986 में इसकी पहली अनुसूची में जो प्रोटेक्टेड लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। उद्देश्य था कि इसके शिकार पर रोक लगाना है और प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण जैसी सुविधाएं देना है। और बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी बना है इसको लेकर। फिर भी एक डॉल्फिन संरक्षण योजना 2010 से लेकर 2020 तक डॉल्फिन संरक्षण योजना चली थी, जिसमें गंगा डॉल्फिन के लिए खतरों और नदी यातायात, सिंचाई, नहरों आदि के आधार पर जो है रोक लगाना था। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में घोषित कर दिया गया था ताकि इसकी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़े, लोग जाने, वो करें। और अंत में 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपको प्रोजेक्ट टाइगर का याद दिलाएगा, जो कि एक काफ़ी सफल परियोजना है। उसके जरिए, उस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए भारत में विलुप्त प्राय हो चुके जो है टाइगर की आबादी को धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश की है, जिसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ने बाघों की आबादी जैसे बढ़ी है, उसी तरह से सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लाया है। और इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए जो है ये जो सैटेलाइट टैगिंग की पहल की जा रही है, इसी प्रोजेक्ट के तहत ये की जा रही है। और
ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ये जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, वो एक अम्ब्रेला स्पेसीज पे काम करती है। अम्ब्रेला स्पेसीज, जैसे टाइगर को अम्ब्रेला मान लिया, फिर उसके आसपास वो चीज़ें डेवलप होती कि एक टाइगर के साथ और सारा पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है। तो उसी तरह से डॉल्फिन को भी एक अम्ब्रेला स्पेसीज माना गया है, और इसी से आसपास पूरे नदी क्षेत्र के जो है इकोसिस्टम, और साथ साथ आप उसमें मान सकते हैं कि मनुष्य की भी भलाई के लिए, यानी जो पर्यटन है, मत्स्य पालन, संरक्षण आदि चीज़ें होती है, तो उसकी मदद के लिए ये एक अम्ब्रेला स्पेसीज के रूप में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत इसे जो है 2020 में किया गया है, और इसी पहल इसमें टैगिंग आदि की जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, जहां से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।